कसक का खून खौल उठता है और वह आग बबूला होकर उसके गालों पर एक तमतमाता सा चाटा रसीद कर देती है। बदतमीज लड़की, माँ हूँ मैं तेरी। तेरी ऐसी जरूरत कि तू मुझ पर हाथ डालेगा? एक थप्पड़ काफी नहीं तुम्हारी इस हरकत के लिए। और कसक एक और झापड़ उसे चिपका देती है। चिखम चिल्ली की वजह से घर के सब लोग विक्रांत के कमरे में आकर इकट्ठा होने लगे थे और उन्होंने कसक को विक्रांत पर हाथ उठाते हुए देख लिया था। मौका पाते ही विक्रांत सब घर वालों के आगे बेचारा बन जाता है। डैड, दादी, अच्छा हुआ आप आ गए। आपने खुद से देख लिया इस शातिर चालाक लोमड़ी को। ये लोमड़ी जब आपको झांसे में नहीं ले सकी तो मेरे पास आकर मुझे फंसाने की कोशिश कर रही थी। डैड कहती है कि तुम्हारे बाबा की तो अब उम्र हो गई है, पर तुम्हारी बॉडी तो कितनी सॉलिड है विक्रांत बेबी। छी कर रही थी। डैड कहती है कि तुम्हारे बाबा की तो अब उम्र हो गई है, पर तुम्हारी बॉडी तो कितनी सॉलिड है विक्रांत बेबी। छी, छोटी माँ, छी, माँ भी कैसे कहूँ आपको। विक्रांत ने तो पूरी कहानी ही बदल डाली थी। हे ईश्वर, हे राम, हे घनश्याम, अरे किसी से तो डर लड़के, ये झूठ बोल रहा है। ऐसी बात हुई जरूर थी, लेकिन वो मैंने नहीं, इसने कही थी। अरे नौस बेटी, अरे बेलखनी, और क्या दिन दिखाएगी इस घर को। सबेरा होगा नहीं कि तेरी काम वासना परवान चढ़ने लगी। बाप रे बाप, बाप तो बाप, बेटे को भी इसने झांसे में ले लिया। तू तो 3 परीक्षा नहीं 300 अग्नि परीक्षा के लायक है चुड़ैल। माँ जी बस। बस क्यों? सच बोलो तो बस। सही बोल रही हो दादी आप, एकदम सच। बस चुप दोनों के दोनों। मैं सब जानता हूँ कि क्या सच है और क्या झूठ है। और विनायक अपने घटिया बेटे की ओर घूर कर देखता है और एक साथ खड़े कसक और विक्रांत की ओर बढ़ने लगता है और सामने जाकर रुक जाता है। एक पल में विनायक का हाथ उठता है और कमरे में थप्पड़ की गूंज गूंजने लगती है। विनायक ने वो थप्पड़ कसक के गाल पर जड़ दिया था, जो एकदम लाल हो उठा था। ये देख विक्रांत और सब बहुत खुश थे। तो क्या कसक इस घर में अपना आखिरी सपोर्ट विनायक का विश्वास भी हार चुकी है? जानने के लिए देखिए छोटी माँ केवल लव सिटी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आसमान में बादल की गर्जना गूंज गई थी। कसक के पांव तले अंगारों की भभक बढ़ती जा रही थी। हे कान्हा, इस तन को या तो भस्म कर दे या इस तन को लोहा बना दे। कसक की पुकार मुरली मनोहर कन्हैया के पास जाती है। आसमान में बैठा मुरारी कसक की ओर देख हौले से मुस्कुराता है। तभी कसक के पास कहीं से मोर की पंख उड़ते उड़ते आते हैं। पंख कसक के कांधे पर जाकर चिपक जाती हैं। सब आश्चर्य से सारा मंजर देख रहे थे, मगर किसी के कदम रुके नहीं थे। वे हाथ जोड़ लगातार अंबुज की ओर अंगारों पर चलकर आगे बढ़ रही थी। आखिर किस मिट्टी की बनी हो तुम कसक? मेंटली तुमको तोड़ दिया, फिजिकली भी तोड़ दिया, और आज तो मैंने तुम पर लांछन लगाकर इज्जत से भी तुमको और तोड़ने की कोशिश की, तब भी तुम क्यों नहीं पीछा छोड़ रही हो? माधुरी भी कसक को बढ़ता देखती है। तभी उसे कसक के चेहरे पर एक तेज नजर आता है, एक ऐसा कॉन्फिडेंस जो उसने सिर्फ अपनी असली माँ में देखा था। भाई, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये कसक नहीं, हमारी माँ ही अंगारों पर चल रही है। माधुरी को लगता है कि वहां उसकी मरी हुई माँ मीरा अंगारों पर चल रही है। माँ! तभी कसक का पांव मुड़ता है और उसके मुंह से आह निकल पड़ती है। ओरे कान्हा, पग पग ना ही चैन, नैनन को ना ही चैन, ओरे कान्हा। कसक की पुकार सुन आसमान में विराजित कन्हैया जी बादलों की ओर देखकर हंसते हुए जोर से आंख मारते हैं और जगत रचैया कान्हा का एक इशारा पाते ही आसमान में फैले मेघ गरजते हुए जोर से बरसने लगते हैं। वहां खड़े सब लोग भीग गए थे और तभी अंगारों पर भी बहुत सारी बारिश गिरने लगी। लग रहा था मानो बादल सिर्फ अंगारों की टारगेट करते हुए बारिश की फुहार कर रहे हों। संतोष, इन अंगारों को बचा। और संतोष हड़बड़ाकर अंगारों में और अधिक तेल डालने लगती है, मगर अब तो तेल भी पानी पानी हो चुका था, जिस कारण एक एक अंगारा धुआं धुआं होकर बुझ गया और सब ठंडा हो गया। देखकर ऐसा लग रहा था कि कसक के पांव को कितनी राहत हुई है। मेरे पथ के कांटों को तूने फूल बनाया और अंगारों को पानी। हे मुरली वाले, तेरी तो लीला ही है सबसे न्यारी। कसक आगे बढ़ते हुए रास्ते के किनारे जैसे ही पहुंचती है तभी गिरने लगती है, पर अंबुज उसे बाहों में थाम लेता है। अंबुज और कसक की आंखें मिलती हैं। दिल की धड़कनें भी एक होने ही वाली थी, मगर दूर खड़ा विनायक ये देख खुद को तकलीफ में पाता है। ये मेरे सीने में इतना दर्द क्यों हो रहा है?
आह, आह, तुम आ गए अंबुज। विनायक और अंबुज एक दूसरे को कैसे जानते थे, इससे जरूरी था कि क्या कसक की ये तीसरी और आखिरी अग्नि परीक्षा पूरी हुई। बारिश भी अब रुक चुकी थी। देखा जी, मेरी सच्ची औलाद की तो मुरलीधर ने भी सुनी है। तभी मालती बुझे हुए अंगारों पर जोर से छड़ी मारती है और वो मिट्टी की तरह चूर चूर हो जाते हैं। कोयला ही घटिया क्वालिटी का लाई है तू संतोष। अरे अरे राम जी, इन सब तमाशों में उलझकर तो मैं एक चीज भूल ही गई। और मालती जोर से दौड़कर घर के अंदर जाती है। सब उसे आश्चर्य से देखते हुए उसके पीछे घर के अंदर जाने लगते हैं, मगर कसक तो एक कदम न चल पा रही थी। ये देख अंबुज कसक को बाहों में उठा लेता है। माथुरी और विक्रांत ये हरकत देख हंसते हैं। और तुमको ये हमारी माँ जैसी लगी? हाँ, ये मेरी माँ का नाखून भी नहीं है। मेरी माँ किसी गैर की बाहों में ऐसे चिपकती नहीं थी। और अग्नि परीक्षा, इस घर को बनाने के लिए तो मेरी माँ ने लोगों के कपड़े तक सिले हैं। उससे बड़ी अग्नि परीक्षा कोई है ही नहीं। इसे तो मैं माधुरी इस घर से निकाल कर ही रहूंगा, चाहे मुझे किसी भी हद तक क्यों न जाना पड़ जाए। सब अंदर आते हैं और कुमार अपनी बेटी को कुर्सी पर बिठाता है। तभी मालती दौड़कर छत पर जाती है और वहां सूख रहे पापड़ की पोटली उतारकर नीचे आती है। मालती ने पापड़ की पोटली को सीने से लगाया हुआ था। हाय रे मेरा राम जी, मेरा पापड़ गलने से बच गए, पर तुम में से तो एक को भी याद नहीं था। कितने लापरवाह हो तुम सबके सब। कितनी मेहनत से बनाए हुए हैं ये पापड़ मैंने। तुम क्या जानो, इतनी धूप में जाकर पापड़ सुखाना कितना कष्ट भरा था। और मालती हॉल में आते हुए पास में रखी कसक की कुर्सी से जा टकराती है और ठोकर खाकर जमीन पर गिरती है, जिससे उसके पापड़ फर्श पर बिखरने के साथ टूट भी जाते हैं। सत्यानाश जाए तेरा, मेरे सब पापड़ गिरा डाले रे। हाय रे, इतनी मेहनत से बनाए थे, सब का सब नुकसान कर दिया। नुकसान की पुड़िया ही ले आया तू विनायक। मैं जानती हूँ तूने जानबूझकर ऐसा किया है ना लड़की। तू बदला ले रही है ना मुझसे। नहीं नहीं माँ जी, मैं बेचारी क्या ही बदला लूंगी। बदला तो मेरा किस्मत ने लिया मुझसे। इन पाँव में अब इतनी ताकत कहाँ जो ये बदला लेना जाने। मैंने आपको छुआ तक नहीं। झूठ झूठ बोल रही है लड़की। मैंने मेरी आंखों से देखा है कि इस कसक ने दादी को टांग फंसा कर गिराया है। चाहो तो माधुरी से भी पूछ लो, उसने भी देखा है। और विक्रांत माधुरी को आंख मारकर इशारा करता है, जिससे भाई के दबाव में आकर माधुरी भी हाँ में सिर हिला डालती है और कसक पर मालती पर जानलेवा हमला करने का एक और इल्जाम लग जाता है। ये देख कसक पास खड़े अंबुज की पैंट पर हाथ फेरती है। लाइटर है ना जेब में? हाँ, मुझे हाथ लगाने से महसूस हो रहा है। लगता है सिगरेट पीने की तुम्हारी आदत तो आज भी नहीं छूटी। बहुत सी ना छूटने वाली आदतें हैं मेरी कसक, तुम तो सब जानती ही हो। पर उसमें सबसे बड़ी आदत तुम हो और वो कभी नहीं छूटेगी, ये शायद तुम भी नहीं जानती। दोनों दोस्त धीमे धीमे अपने बिखरे दिल का हाल मंद स्वर में बयां कर रहे थे। समधन जी, मेरी बेटी को दुनिया की सबसे नीच लड़की साबित करने का तमाशा अगर हो गया हो तो हम बाइज्जत इस घर से विदा लेना चाहेंगे। बाइज्जत? कौन सी इज्जत? गैर को देख, इसके पाँव में जो मोटर गाड़ी वाला पहिया लगा था वो यहाँ खड़े हर इंसान ने देखा था। विनायक बेटा, पूछ इससे, आखिर ये लड़का है कौन जो तेरी लड़खड़ाती हुई पत्नी को हर बार खुल्लम खुल्ला तेरे आगे ही सहारा दे रहा है? ये लड़के, तेरे इतने पर कैसे हो गए? तू इसका आशिक है ना? बोलना, शादी से पहले ये बिस्तर पर तेरे साथ ही गुटरगू कर रही थी ना? 1 मिनट दादी। हाँ, मैंने कसक की सोशल मीडिया की आईडी पर इन दोनों की फोटो भी देखी थी। और दादी, इस लड़के ने तो इस छोटी माँ की फोटो पर लव भी रिएक्ट किया था। लव दादी, लव यानी लाल दिल। हम तो लाल दिल किसी को नहीं देते। सही बोला बेटा तू, तेरे दादा ने भी कभी ना दिया लाल दिल। वो तो लाल रंग के नाम पर चमन पान मसाला जानते थे। गुटखा खाकर घर के कोने कोने में बस लाल रंग ही थूकते रहते थे। दादी, ये लाल और वो वाला लाल दोनों अलग हैं। अलग क्या था, प्यार की जुबान ही है दोनों। जैसे तेरे दादा जब भी गुटखा थूकते थे तो हंस कर कहते थे कि मालती बोलो जुबा केसरिया, बोलो जुबा केसरिया। इधर मेरे महीना चढ़ता तो लाल खून की नदी बहने से मेरे जीवन में लालिमा छा जाती, और उधर तेरे दादा पुचक पुचक कर पूरा घर गुटके से लाल कर देते, मानो इश्क से सभी रंग लाल हमारे ही हिस्से में आ गए हो। माँ जी, आप और आपकी बातें, आप ही इस घर को स्वर्ग बनाकर रखती हो। बाकी तो यहाँ कुछ लोगों की वजह से नेगेटिविटी की कमी नहीं।